हाँ जी, स्वागत है आप सभी का वो रूम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अब हम बात करने जा रहे हैं जल संरक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, यानी कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से जो है वो जल संरक्षण किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पारंपरिक जो जल संरक्षण की जो प्रणालियाँ होती हैं, यानी कि पारंपरिक रूप से हम ऐसी कौन कौन सी विधियाँ काम में ले रहे हैं जिनके माध्यम से जल संरक्षण किया जाता है। तो आपने एक नाम सुना होगा, नाड़ी। देखो, ये सब जो टॉपिक है ये प्री के हिसाब से किस प्रकार से जो है उपयोगी है, आपको पूछा जा सकता है नाड़ी क्या होता है, फिर ऑप्शन देगा इस तरीके से, तो आपको चुनना पड़ेगा कि ये अप्रोप्रिएट जो है वो कौन सा है। तो उस तरीके से जो है ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एग्जैक्ट ये जो है होती क्या है। तो देखो, नाड़ी क्या होती है, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, तालाब होता है। ये भी एक प्रकार का तालाब होता है, यानी कि एक जगह होती है जहाँ पर जो है वो पानी इकट्ठा होता है। इसे क्या बोला जाता है, नाड़ी जो है वो बोला जाता है। तो वर्षा जल संरक्षण के लिए जो है वो एक क्या है, तालाबनुमा संरचना है। तो नाड़ी क्या होते हैं, एक प्रकार का तालाब ही होता है जिसके अंदर जो है वो वर्षा का जल संग्रहित जो है वो किया जाता है। बारिश होगी, बारिश के अंदर जो पानी आएगा वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाए। तो इस तरीके से जैसे मान लो ये है, तो इसके अंदर ये पानी भर जाए, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, नाड़ी जो है वो बोलेंगे। मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है, पश्चिमी भाग के अंदर जो है वो पाई जाती है। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है ये नाड़ी जो संरचनाएं जो है वो किस तरफ पाई जाती है, पश्चिमी जो राजस्थान है उस तरफ ये ज़्यादा पाई जाती है। फिर है टोबा। टोबा ये भी इसी प्रकार से होती है, लेकिन इनके अंदर क्या होती है, इनकी गहराई जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे ये तो मान लो ऊपर ऊपर ही है थोड़ी बहुत, ये यहाँ पे ये हल्की फुल्की ढलान टाइप के अंदर ज़मीन थी, उसके अंदर पानी इकट्ठा हो गया उस तरीके से। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, थोड़ी ज़्यादा गहराई होती है ऐसे। तो जब गहराई ज़्यादा होती है और फिर उसके अंदर अगर वर्षा का पानी एकत्रित हो रहा है तो उसको जो है वो क्या बोलेंगे, टोबा। तो टोबा क्या होता है, यह नाड़ी की अपेक्षा अधिक गहरी वर्षा जल संरक्षण संरचना है। यानी कि ये भी एक प्रकार की ऐसी संरचना है जिसके अंदर जो है वो वर्षा का जल एकत्रित हो जाए, लेकिन ये थोड़ी सी गहरी संरचना है। वो जैसे मान लो कि हल्की फुल्की वो जो एक ढलान वाली जो जगह है वहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया, एक है जो वो थोड़ी ज़्यादा गहरी जगह है, इस तरीके से इसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाए तो इसको तो बोलेंगे टोबा। और अगर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ज़मीन थी उसके अंदर पानी इकट्ठा हो गया तो उसको बोलेंगे नाड़ी। तो दोनों के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए कि टोबा जो होता है वो ज़्यादा गहरा होता है और ये जो थोड़ा कम गहरा होता है, और ये दोनों के दोनों जो है वो एक तालाब नुमा संरचना होती है। दोनों की दोनों क्या होती है, तालाब नुमा संरचना होती है, यानी कि तालाब की तरह ही होती है जिसके अंदर पानी इकट्ठा किया जाता है, किसका, वर्षा का। फिर है बावड़ी। बावड़ी को जो है वो सीढ़ीकार कुआं भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये भी एक प्रकार का कुआं होता है। किस तरीके से होता है, जैसे मान लो कि ये इस तरीके से है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी होती है, या फिर इसको ऐसे समझो, देखो ये है, फिर इसके अंदर ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, ये नीचे की तरफ जा रही हैं सीढ़ियाँ धीरे धीरे धीरे। इधर देखेंगे तो इधर भी ये सीढ़ियाँ जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। इधर से देखेंगे तो इधर भी ये सीढ़ियाँ जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। इधर देखेंगे तो इधर भी जो सीढ़ियाँ हैं वो नीचे की तरफ जा रही है। वो अंदर जाकर जो है वो एक संरचना, गहरी संरचना जो है वो मिल जाती है आपको। तो इस तरीके की जो संरचना होती है इसको बोला जाता है बावड़ी, जिसके अंदर जो है वो सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ बनी होती हैं चारों तरफ से, और ये धीरे 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 जो है वो गहराई की तरफ जाती है। तो ये एक प्रकार का कुआं ही होता है, लेकिन इसके अंदर चारों तरफ जो है वो क्या बनी होती हैं, सीढ़ियाँ ही जो है वो बनी होती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सीढ़ीकार कुआं। इसका दूसरा नाम क्या दिया जाता है, सीढ़ीकार कुआं, यानी कि ऐसा कुआं जिसके अंदर क्या बनी हुई है, सीढ़ियाँ जो है वो बनी हुई है। और इसका यूज़ किस लिए किया जाता था, देखो जितनी भी जो संरचनाएं हम पढ़ रहे हैं उनका मुख्य रूप से एक अगर उद्देश्य आपको पूछा जाए तो वो है वर्षा का जो जल है उसको संरक्षित करना। सबसे ज़्यादा जो बावड़ियाँ हैं वो बूंदी के अंदर पाई जाती हैं, इसलिए जो है वो बूंदी को बावड़ियों का
शहर भी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बावड़ियों का शहर किसे बोला जाता है, तो बूंदी को बोला जाता है। सबसे ज़्यादा बावड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, तो बूंदी के अंदर पाई जाती है। तो देखो, बावड़ी या सीढ़ीदार जो कुआं होता है वो, बावड़ियाँ वृत्ताकार स्थापत्य कला की दृष्टि से विकसित सीढ़ीदार जल संरचनाएं होती हैं। इनका जल स्रोत मुख्यतः वर्षा जल, भूजल पुनर्भरण आधारित होता है। भूजल पुनर्भरण का मतलब होता है कि पानी जो है वो धीरे धीरे रिस कर जो है वो जमीन के अंदर जाए, जिससे जो भूजल स्तर है वो बढ़े। इसे बोला जाता है भूजल पुनर्भरण। राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियाँ जो है वो कहाँ पर पाई जाती हैं, बूंदी के अंदर, इसलिए इसे बोला जाता है बावड़ियों का शहर। फिर है ये कुछ मुख्य बावड़ियां हैं, ये कहाँ पर स्थित है। तो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आपसे या तो मैच करवा लेगा, अलग अलग बावड़ियां दे देगी कि भाई कौन सी बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, दूध बावड़ी, दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है, सिरोही के अंदर स्थित है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है, सिरोही के अंदर स्थित है। फिर भूत बावड़ी, भूत बावड़ी है जोधपुर के अंदर, या फिर रणसी, रांसी नहीं, रणसी के अंदर ये स्थित है। तो भूत बावड़ी कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर स्थित है। चांद बावड़ी, ये तो आप सभी जानते हैं, दौसा के अंदर स्थित है, आभानेरी जगह पर, इसलिए इसको जो है वो आभानेरी बावड़ी भी बोला जाता है। तो आपको दोनों नाम से पूछा जा सकता है कि आभानेरी बावड़ी कहाँ पर स्थित है, दौसा के अंदर स्थित है। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन के अंदर आभानेरी भी दे सकता है, दौसा भी दे सकता है। तो अगर आभानेरी देगा तो आभानेरी हो जाएगा, दौसा देगा तो दौसा हो जाएगा। जगह कौन सी है, आभानेरी। 9 मंजिला बावड़ी, देखो ये जो अलवर साइड वाला जो एरिया है ना, ये ज़्यादा डेवलप हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो है वो ज़्यादा बड़ी लग रही है। क्यों, क्योंकि एक तरफ तो हो जाता है दिल्ली, एक तरफ होता है जयपुर, तो दोनों जो महानगर हैं एक तरीके से हम बोल सकते हैं, इनके बीच के अंदर है। तो वहाँ पर जो है वो बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो स्थापित हो रही है नीमराणा के अंदर। तो नीमराणा के अंदर जब बड़ी बड़ी जो औद्योगिक जो उद्यम जो है वो लग रहे हैं, देखो याद करने का तरीका बता रहा हूँ, तो वहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं वो भी बड़ी बड़ी बन रही होंगी, इसलिए वहाँ पर बावड़ी जो बनी हुई है वो भी कैसी है, 9 मंजिला बावड़ी है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पर है, तो नीमराणा के अंदर स्थित है। और वर्तमान के अंदर ये कहाँ पर आ गया, कोटपूतली बहरोड के अंदर आ गया। देखो याद करने का तरीका है ये, अनारकली बावड़ी और गुलाब बावड़ी, ये दोनों के दोनों बावड़ों कहाँ पर स्थित है, दोनों अनारकली बावड़ी और गुलाब बावड़ी, ये दोनों की दोनों बावड़ियाँ जो है वो बूंदी के अंदर स्थित है। फिर है बंगाली बाबा की बावड़ी, ये है जयपुर के अंदर। तो जयपुर के अंदर कौन सी है, बंगाली बाबा की बावड़ी। फिर है लाहिनी बावड़ी सिरोही के अंदर। तो सिरोही के अंदर 2 हो गई, एक तो दूध बावड़ी और एक लाहिनी बावड़ी। तो सिरोही के अंदर 2 हो गई, कौन कौन सी, एक तो दूध बावड़ी और एक लाहिनी बावड़ी। फिर है त्रिमुखी बावड़ी, ऐसी बावड़ी जिसके 3 मुख हैं, 3 मुख हैं, तो वो ऐसी बावड़ी कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर स्थित है। बड़ी और छोटी बावड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, दौसा के अंदर। तो दौसा के अंदर कौन कौन सी हो गई, एक तो आभानेरी वाली चांद बावड़ी और एक बड़ी और छोटी बावड़ी। सिरोही के अंदर 2 बावड़ी होगी, तो एक तो लाहिनी बावड़ी और एक दूध बावड़ी। नवलखा बावड़ी, ये डूंगरपुर के अंदर। रानी जी की बावड़ी, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है रानी जी। तो रानी जी की बावड़ी या रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है, बूंदी के अंदर स्थित है। हाड़ी रानी की बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी जो है वो टोडा रायसिंह के अंदर स्थित है, जो कि टोंक के अंदर स्थित है। तो अगर टोडा रायसिंह ऑप्शन में ना हो तो टोंक कर सकते हैं, अगर टोंक ऑप्शन में हो तो हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है, टोडा रायसिंह के अंदर, टोंक के अंदर जो है वो स्थित है। फिर है काले हनुमान जी की बावड़ी, जयपुर के अंदर स्थित है। तो ये बावड़ियाँ जो है वो प्रमुख, ये आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट मैच करवा सकता है, तो ये बावड़ियाँ एक बार आप थोड़ा सा देख लेना। फिर है झालरा। झालरा क्या होता है, झालरा नाम से एक चीज आप याद रखना, कैसे, देखो याद करने की तरीका बता रहा हूँ अलग अलग। झालरा, झालरा मतलब झाड़ा फूक, ऐसा कोई शब्द आ रहा है, झाड़ा फूक,
मतलब धार्मिक स्थान से संबंधित है ये। कैसी है? धार्मिक स्थान से संबंधित। अब इसमें होता क्या है, ये एक प्रकार की आयताकार इस तरीके से होती है संरचना। ये ऐसी संरचना होती है, एक आयताकार संरचना होती है जो कि मुख्य रूप से कहाँ पर? धार्मिक स्थलों पर, धार्मिक स्थलों पर इसका उपयोग जो है वो किसके अंदर किया जाता है? धार्मिक स्नान के रूप में किया जाता है। तो झालरा क्या होता है? एक आयताकार संरचना होती है जिसका उपयोग जो है वो धार्मिक स्थानों पर स्नान के लिए किया जाता है। याद कैसे रखेंगे? झालरा से झाड़ा फूंक वाली फीलिंग आ रही है, इसका मतलब धार्मिक स्थानों से संबंधित ये है। अब देखते हैं क्या है झालरा। क्या है? यह है एक आयताकार जल संरचना होती है। देखो मैंने बोला ना, आयताकार जल संरचना होती है इस तरीके से, जिसके 3 ओर सीढ़ियां होती है और एक तरफ नहीं होती है। तो 3 ओर सीढ़ियां होती है। इसका निर्माण मुख्यतः झीलों या तालाबों के समीप जल संरक्षण के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें संचित जल का उपयोग सामान्यतः धार्मिक स्नान हेतु किया जाता है, पेयजल के रूप में नहीं किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है वो मुख्यतः किसके रूप में किया जाता है? स्नान के रूप में किया जाता है, न कि पीने के यूज में। उदाहरण के लिए ये पूछा जा सकता है तूर जी का झालरा या फिर जड़ाई जी का झालरा। दोनों के दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट है। जाड़ेची का झालरा, इसको कट करके ये कर लेना, जाड़ेची का झालरा या फिर तूर जी का झालरा, ये दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना। इसको ऐसे याद रख लेना, जाड़ेची का झालरा। और दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? जैसे याद रखने ना, जोधपुर। और तूर जी का झालरा ये भी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई जो झालरा से संबंधित जो संरचना है वो जोधपुर के अंदर है, क्योंकि हम 2 पढ़ रहे हैं, एक तो जाड़ेची का और एक तूर जी का। तो दोनों के दोनों कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर स्थित है। खड़ीन झीलें, मैंने आपको बताया था कि भाई जो पालीवाल ब्राह्मण जो थे, जो राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर चले गए थे, राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर चले गए थे, मुख्यतः जैसे जैसलमेर के बारे में हम बताते हैं। तो जैसलमेर के अंदर जैसे ये है, जो है वो बालू का स्तूप है, इनके पास जो है उन्होंने क्या कर दी, इस तरीके से एक संरचना बना दी, जिससे क्या होगा, जब वर्षा आएगी तो बरसात का जो जल है ये यहाँ पर संग्रहित जो है वो हो जाएगा। अब इस जल का उपयोग जो है ये पालीवाल ब्राह्मण किसके रूप में करते थे? कृषि कार्यों के अंदर करते थे। तो इनके द्वारा ये जो संरचना बनाई जाती थी, पानी जो संग्रहित करने के लिए, पानी को संरक्षित करने के लिए, इन्हीं को बोला जाता है खड़ीन, या फिर इनको खड़ीन झीलें भी बोला जाता है। तो खड़ीन क्या होती है? देखो, पश्चिमी राजस्थान में 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित पारंपरिक वर्षा जल संरक्षण की एक प्रणाली थी। इसका निर्माण वर्षा जल संचयन कृषि कार्य हेतु किया जाता है, मुख्यतः जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। तो मुख्यतः जैसलमेर के अंदर जो पालीवाल ब्राह्मण जो थे, उनके द्वारा जो है वो वर्षा का जल एकत्रित करने के लिए जो संरचनाएं बनाई गई थी उन्हें बोला जाता है खड़ीन। तो आपको याद रखना है खड़ीन क्या है। ये मुख्यतः ये शब्द याद रखना, पालीवाल ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो संरचना बनाई गई थी उसे खड़ीन बोला जाता है। और मुख्यतः कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। फिर है बेरी या कुई। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या है, एक तरीके से कुएं के समान ही है, लेकिन क्या है, इनका आकार छोटा है, बड़ा नहीं है। तो ये है तो वर्ताकार आकृति के अंदर ही इस तरीके से ही, लेकिन इनका आकार जो है वो क्या है, छोटा है। भाई बड़ा आकार होता तो हम इसको कुई थोड़ी बोलते, कुआं बोलते, लेकिन हम इसको बोल क्या रहे हैं, कुई या बेरी। तो ये क्या है, छोटे आकार वाली संरचना है। देखो, ये छोटे आकार वर्ताकार उथली जगह संरचनाएं होती हैं जिनकी गहराई जो है वो सामान्यतः 10 से 12 मीटर होती है, ज़्यादा गहरी ये संरचना नहीं होती है। इनका निर्माण विशेष रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल संरक्षण हेतु किया जाता है। ये मुख्यतः जैसलमेर, बीकानेर जैसे शुष्क सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। तो शुष्क जो सीमावर्ती जो जिले हैं राजस्थान के, वहाँ पर जो है ऐसी संरचनाएं बनाई जाती हैं। छोटी छोटी जो आकृतियाँ हैं
संरचनाएं जो है वो बना ली जाती है ताकि उसके अंदर जो है वो पानी इकट्ठा किया जा सके। और मुख्यतः जैसे मान लो कि यहाँ पे तालाब बना हुआ है तो इसके पास जो है वो ऐसी संरचना बना देंगे जिससे जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसके अंदर भर जाएगा और इसको जो है वो कवर करके रखा जाता है। ये क्या है, एक जल संरक्षण करने की एक तकनीक है, बेरी या कुआं। अब बात करते हैं जोहड़। जब मैंने शेखावाटी क्षेत्र बताए थे तब आपको बताया था जोहड़ क्या होते हैं। तो ये मिट्टी जो होती है उसके एक तरीके से कच्चे कुएं होते हैं। कहने का मतलब आपने क्या किया, कुएं के अंदर क्या होता है, इस तरीके से पहले तो हम क्या करते हैं, अंदर तक खुदाई कर देते हैं, फिर जो है वो पत्थर से इस तरीके से दीवार बना देते हैं ऐसे, ये क्या बन जाता है, कुआं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है ये चिनाई जो है ये नहीं की जाती। कहने का मतलब इसके अंदर जो पत्थर वाली जो दीवार होती है वो नहीं बनाई जाती, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मिट्टी के कच्चे कुएं बोला जाता है, इन्हें कच्चे कुएं बोला जाता है। और मुख्य रूप से ये कहाँ पर बनाए जाते हैं, शेखावाटी वाली जो क्षेत्र है वहां पर बनाए जाते हैं। और शेखावाटी क्षेत्र के अंदर बनाए जाते हैं। और एक व्यक्ति जो है वो राजेंद्र सिंह, एक व्यक्ति का नाम याद रखना, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जो है इन्होंने जोहड़ों के उद्धार के लिए काफ़ी प्रयास किया है, इसलिए राजेंद्र सिंह को जो है वो जोहड़े वाले बाबा कहा जाता है। और राजेंद्र सिंह को जो है वो रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो भी मिल चुका है। तो आपको ये नाम भी याद रखना है, राजेंद्र सिंह कौन है, ये जो है वो जोहड़ों के उद्धार के लिए, जोहड़ों के जो संरचनाएं हैं उनको संरक्षित करने के लिए, उनको पुनर्जीवित करने के लिए इन्होंने काफ़ी काम किए। इसलिए राजेंद्र सिंह को जो है वो जोहड़े का बाबा भी कहा जाता है, जोहड़े वाले बाबा, जोहड़े वाले बाबा भी इन्हें बोला जाता है। और इन्हें जो है वो रमन मैग्सेसे अवार्ड, इस अवार्ड से भी जो है वो इनको नवाजा जा चुका है। तो आपको ये नाम भी याद रखना है। और ये मुख्यतः जो है वो जोहड़े किस क्षेत्र के अंदर होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये शेखावाटी क्षेत्र के अंदर अधिक होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये मिट्टी के कच्चे कुएं होते हैं। इस तरीके से मिट्टी के क्या होते हैं, कच्चे कुएं होते हैं। तो देख लेते हैं जोहड़। जोहड़ क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न भूभाग में वर्षा जल का संचयन कर जोहड़े का निर्माण जो है वो किया जाता है। ये विशेष रूप से शेखावाटी क्षेत्र के अंदर अधिक प्रचलित है। इन्हें प्राय ग्रामीण जल संचयन प्रणाली जो है वो इस रूप में जाना जाता है। फिर जोहड़ों के पुनर्जीवन का श्रेय जो है वो राजेंद्र सिंह को, जो कि मूल रूप से कहाँ से है, अलवर से है। तो अलवर से है ये राजेंद्र सिंह, इनको जो है वो क्या बोला जाता है, जोहड़ों के पुनर्जीवन देने के लिए इनको जाना जाता है। और इन्होंने जो है वो जोहड़ों को पुनर्जीवित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया। उनके उद्धार के लिए उन्हें जो है वो साफ सफाई करके, उन्हें जैसे मान लीजिए आसपास में कोई अवरोध आ रहा था ताकि वो जोड़े जो है वो जहाँ पर पहले जोड़े बन रहे थे वो नहीं बन पा रहे थे, तो उनको जो है वो वापस से पुनर्जीवित करने का इन्होंने काम किया। इसलिए इनको बोला जाता है जोहड़ वाले बाबा। इन्हें जो है वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। अब जो ये राजेंद्र सिंह जो है, इनकी एक संस्था है, वो है तरुण भारत संघ। क्या है ये, तरुण भारत संघ, जिसकी स्थापना इन्होंने कब की थी, 1975 के अंदर, 1975 के अंदर जयपुर के अंदर जो है वो इन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी। किसने की, राजेंद्र सिंह ने की। और ये एक क्या है, एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, यानी कि सरकारी संगठन नहीं है, एक एनजीओ जो है वो संस्था है। और वो किसकी है, राजेंद्र सिंह की है। नाम क्या है, तरुण भारत संघ। अब तालाब, देखो ये नाम एक से आपको जरूर लग रहे होंगे, लेकिन इनके अंदर कुछ कुछ डिफरेंस जो है वो आ रहा है। तालाब क्या होते हैं, तालाब के अंदर एक कंडीशन रखी गई है। क्या कंडीशन है, एक तो इनकी चौड़ाई के बारे में कि भाई कितने चौड़े होने चाहिए, एक इनके अंदर जो पानी जो है वो कितने टाइम के लिए मिनिमम रहना चाहिए। तो तालाब के लिए दो कंडीशन है, एक तो इसकी चौड़ाई
और एक इसके अंदर जो पानी है उसके लिए समय का निर्धारण। तो चौड़ाई जो है वो तो थोड़ी बहुत होगी और बहुत ज़्यादा होगी तो भी चल जाएगी। कितने से कितने तक हो सकती है? तो 1 वर्ग मीटर से, मात्र 1 वर्ग मीटर से 2 हेक्टेयर तक चौड़ाई कितनी हो सकती है? 1 मीटर से लेके और 2 हेक्टेयर तक जो है वो हो सकती है। और समय कितना हो सकता है? 1/3 वर्ष का, 1 वर्ष का 1/3 समय जो है वो इसके अंदर पानी उपस्थित रहना चाहिए। 1/3 मतलब यानी कि कम से कम साल के 4 महीने इसके अंदर पानी उपस्थित रहना चाहिए। अगर लगभग 4 महीने, न्यूनतम 4 महीने अगर इसके अंदर पानी है तो हम उसको जो है वो तालाब की श्रेणी में काउंट करेंगे, अन्यथा उसको जो है वो काउंट नहीं करेंगे। देखो तालाब क्या होता है? तो तालाब एक प्राकृतिक या कृत्रिम, कैसे भी बनाया जा सकता है, व्यक्ति भी बना सकते हैं या फिर प्राकृतिक रूप से भी बने हुए हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 1 वर्ग मीटर से लेके और 2 हेक्टेयर तक होना चाहिए, और प्रतिवर्ष जो है वो कम से कम, न्यूनतम की बात है, अधिकतम नहीं, न्यूनतम की बात है कि कम से कम 4 महीने तक इसके अंदर जल संचयन होना चाहिए। यानी कि 1/3 वर्ष का 1/3 जो है वो, वर्ष का 1/3 के अंदर जो है वो इसके अंदर जल हमेशा उपस्थित रहना चाहिए। राजस्थान में तालाबों से सर्वाधिक जो सिंचाई है वो कहाँ पर की जाती है? दक्षिणी राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा और पाली के अंदर जो है वो की जाती है। दोनों में से एक चुनना हो तो आप भीलवाड़ा चुन सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो तालाबों से जो सिंचाई की जाती है वो कौन से क्षेत्र के अंदर, कौन से जिले के अंदर की जाती है, तो भीलवाड़ा को आप चुन सकते हैं। साथ के साथ आप पाली भी याद रखेंगे। फिर अब कुछ महत्वपूर्ण तालाबों के नाम आ जाते हैं। इनके अंदर भी आपको नाम याद होने चाहिए कि कौन सा तालाब कहाँ पर स्थित है, मैच करवा सकता है आपसे। तो देखो रणथंभौर के अंदर कौन कौन से तालाब हैं? एक तो है पदम तालाब, एक जंगली तालाब, एक काला तालाब और एक सुख तालाब। तो ये जो तालाब है ये कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर के अंदर स्थित है। फिर मैंने बताया कि भाई भीलवाड़ा जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा तालाबों से सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पर भी कुछ तालाब देख लेते हैं। तो एक तो है सरेरी तालाब, सरेरी नहीं, सरेरी, 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 सरेरी तालाब, एक खारा तालाब, एक मांडल तालाब। तो ये जो है वो आपको नाम याद होना चाहिए। सरेरी तालाब, खारा तालाब और मांडल तालाब, ये सब कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। फिर जोधपुर के अंदर रानीसर, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं रानीसर। तो रानीसर या पदमसर, ये 2 तालाब जो है वो कहाँ पर स्थित हैं? जोधपुर के अंदर स्थित है। फिर एक शब्द आता है नेहटा या नेष्टा। एक शब्द आता है क्या? नेहटा या नेष्टा। ये क्या होता है? तालाब में जल की अधिकता होने पर अतिरिक्त जो जल होता है उसकी निकासी हेतु जो नाली प्रयुक्त की जाती है या फिर जो पाइप प्रयुक्त की जाती है उसे बोला जाता है नेहटा या नेष्टा। होता क्या है, जैसे मान लो कि ये तालाब बनाया हुआ है, हमने ये तालाब बनाया हुआ है इस तरीके से। अब इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी आ जाए, इसके लिए हमने ऊपर की तरफ यहाँ पर जो है एक पाइप लगा रखा है। अब ये जो पाइप लगा रखा है हमने कि भाई एक्स्ट्रा पानी आ जाए, कि भाई पूरा भर जाए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी है ये बाहर की तरफ निकल जाए, तो उसके लिए जो पाइप लगा रखा है इसको बोला जाता है नेहटा या नेष्टा। तो देखो वापस पढ़ो, नेहटा या नेष्टा अथवा तालाब में जल की अधिकता होने पर, जल पूरा भर गया इसके अंदर, उसके ऊपर लगा रखा है हमने, यहाँ तक ये है तो यहाँ तक पूरा भर गया, इसकी यहाँ पर लगा रखा है हमने इस तरीके से। अब पूरा भरने के बाद वो जो पानी है वो इस पाइप के माध्यम से दूसरी तरफ चला जाएगा। तो जल की निकासी हेतु प्रयुक्त नाली या फिर जो पाइप होता है उसे बोला जाता है नेहटा या नेष्टा। तो आपको याद रखना है नेहटा या नेष्टा क्या होता है? तालाब के ऊपर की तरफ जो पाइप लगाया जाता है, जो अतिरिक्त जो जल आता है उसके निकासी के लिए, तो उसे बोला जाता है नेहटा या नेष्टा। फिर हम बात करते हैं आधुनिक जल संरक्षण की जो तकनीक होती है वो कौन कौन सी होती है। तो आधुनिक कौन कौन सी तकनीक हो सकती है? तो सबसे पहले तो बात आती है बांध की और बैराज की। तो सबसे पहले तो इसके अंदर अंतर समझो कि बांध के अंदर और बैराज के अंदर क्या अंतर होता है। कई बार तो आप सुनते हैं बांध
और कई बार आप सुनते हैं बैराज। तो ये आधुनिक तकनीक है, पहले तो बांध या बैराज बनते नहीं थे, वर्तमान के अंदर बनते हैं। तो ये कैसी होगी? आधुनिक जल संरक्षण की विधि है। बांध के अंदर तो क्या होता है, इसके अंदर पानी जो है वो इकट्ठा किया जाता है। जैसे बिसलपुर बांध है, उदाहरण के लिए बिसलपुर बांध, बारिश के दिनों के अंदर हम उसके अंदर पानी इकट्ठा कर लेते हैं, फिर पूरे साल जो है वो आसपास के जो जिले हैं उनके अंदर पानी सप्लाई की जाती है, पीने के लिए, सिंचाई के लिए, ये सब। बैराज क्या होते हैं? बैराज के अंदर जैसे मान लो कि कोई नदी जा रही है, अब यहाँ पे जाते जाते उसका जो वेग है, उसकी जो गति है वो कम हो गई। अब हम आगे जो है ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें पानी इकट्ठा करके फिर पानी को एक साथ छोड़ा जाता है, ताकि एक साथ पानी जाएगा तो वो थोड़ा सा ज़्यादा वेग से जाएगा। या फिर जैसे मान लो कि ये इस तरीके से नदी जा रही थी, लेकिन हमारे को जो है वो उस पानी को इस तरफ भेजना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बैराज बना देंगे और इधर जो है वो गेट लगा देंगे इसके। तो अब इसके अंदर पानी भर के और इधर वाले गेट खोल देंगे, तो ये पानी जो है वो इधर की तरफ चला जाएगा। तो बैराज का मुख्य काम होता है या तो जो नदी है उसको वेग देने के लिए, उसको वेलोसिटी देने के लिए, गति देने के लिए, या फिर उसका जो मार्ग है उसको परिवर्तित करने के लिए। जबकि बांध क्या होता है, बांध का काम होता है पानी को इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। बांध या बैराज, इनका निर्माण जो है वो प्रवाहित जल के संचयन नियमन हेतु जो है वो किया जाता है। इनका उपयोग जो है सिंचाई के लिए, पेयजल आपूर्ति के लिए, या फिर जल विद्युत जो है उसके उत्पादन के लिए किया जाता है। कहने का मतलब इन पर जो है वो बहुउद्देश्य काम जो है वो कर सकते हैं। नहर प्रणाली, नहर प्रणाली क्या होती है, एक नदी जो है, जैसे कोई भी नदी इस तरीके से जा रही है, अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक छोटा सा कनेक्शन लेके और एक पाइप वगैरह डाल ले मान लो, या फिर एक नाली टाइप में इसके अंदर से बना ले, और फिर हमारे जो है वहाँ पर इस पानी को काम में ले ले। जो हमने ये जो संरचना बनाई है इसी को बोला जाता है नहर। जैसे कि हमने आईजीएनपी बना रखी है। आईजीएनपी कैसे बना रखी है हमने, जैसे ये सतलज नदी गई, यहाँ से व्यास नदी आई, यहाँ से हरिके बैराज, फिर हमने यहाँ से जो है वो आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो ये जो नहर हमने निकाली है, इसको, ये कौन सी विधि है, ये आधुनिक विधि है जल संरक्षण की। नहर प्रणाली, राजस्थान में सर्वाधिक नहर जो है वो कहाँ पर स्थित है, श्री गंगानगर के अंदर स्थित है। फिर डिग्गी क्या होती है, यहाँ नहर से पानी आया, जैसे मान लो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, यहाँ पर जो है वो नहर से आईजीएनपी से पानी आ रहा है। अब श्री जो हनुमानगढ़ है वहाँ का एक किसान जो है वो क्या करेगा, अपने खेत के अंदर जो है वो एक गड्ढा बनाएगा और उस गड्ढे के अंदर जो है वो पानी इकट्ठा कर लेगा। पानी इकट्ठा करके ये कुछ भी कर सकता है, जैसे मान लो कि जब इस नहर के अंदर पानी ना आए तो इसको जो है सिंचाई के अंदर भी काम में ले सकता है, इसके अंदर मत्स्य पालन भी कर सकता है। तो इस तरीके से जो है नहर के जल को इकट्ठा करना, ये क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डिग्गी। इसको जो है वो क्या बोला जाता है, डिग्गी जो है वो बोला जाता है। और मुख्यतः जो है वो ये कहाँ पर की जाती है, उत्तरी राजस्थान के अंदर की जाती है। उत्तरी राजस्थान के अंदर क्यों की जाती है, क्योंकि यहाँ पर नहर यहीं पे आती है, ज़्यादा नहर वाला जो क्षेत्र है वो यही है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़। तो इसलिए डिग्गियाँ जो है वो सब ज़्यादा कहाँ पर बनाई जाती हैं, उत्तरी राजस्थान के अंदर बनाई जाती हैं। तो देखो डिग्गी क्या होती है, डिग्गियाँ मानव निर्मित जल भंडारण संरचनाएं होती है, मुख्यतः नहर के जल पर निर्भर होती है। कहने का मतलब नहर का जो पानी आया उसको जो है हमने संग्रहित कर लिया। इसका निर्माण प्राय उत्तरी राजस्थान के अंदर किया जाता है। उत्तरी राजस्थान के अंदर क्यों किया जाता है, क्योंकि नहर जो है वो ज़्यादा कहाँ पर है, उत्तरी राजस्थान के अंदर स्थित है। फिर ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जो है वो क्या होती है, ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई क्या होती है, जो फुहारे जो लगाए जाते हैं खेतों के अंदर उसी को बोला जाता है ड्रिप या स्प्रिंकलर। ये तकनीक कृषि में जल के दक्ष एवं मितव्ययी उपयोग को सुनिश्चित करते हैं। कहने का मतलब अगर हम खुला पानी देंगे तो वहाँ पर पानी जो वेस्टेज होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि पानी अधिकांश जो पानी होता है वो वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है
तो इसलिए ये क्या है, मितव्ययी उपयोग है पानी का और दक्ष है। राजस्थान में जो नर्मदा नहर है उस पर जो है वो स्प्रिंकलर जो सिंचाई है इसको अनिवार्य किया गया है। ये राजस्थान, इधर से क्या जा रही है, नर्मदा नहर। ये क्या है, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। और इससे हमने जो है वो एक नहर निकाल रखी है जिसे क्या बोलते हैं, नर्मदा नहर, जो कि बाड़मेर और जालोर को जो है वो अधिकांश अपना लाभ देती है। लेकिन अब ये जो नहर हमने निकाली है इस पर अनिवार्य रूप से ड्रिप सिंचाई करनी पड़ेगी। आप अगर इस पानी को यूज में ले रहे हैं अपनी खेती के अंदर तो आपको अनिवार्य रूप से, देखो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, अनिवार्य रूप से जो है वो आपको जो है वो ड्रिप सिंचाई जो है वही कर सकते हैं। खुला पानी जो है वो खेतों के अंदर नहीं दे सकते हैं। तो देखो नर्मदा नहर कमांड क्षेत्र में इनका उपयोग जो है वो अनिवार्य किया गया है, आपको करना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। अब हम पढ़ते हैं कि जो जल से संबंधित जो सरकार योजनाएं चला रखी हैं तो वो कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी जो योजनाएं हैं वो चल रही हैं, कब से चल रही हैं, उनके अंदर जो है वो क्या क्या विशेषताएं हैं उनकी, ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है जल स्वावलंबन योजना। जल स्वावलंबन योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 27 जनवरी 2016 को। और कहाँ से, गर्दनखेड़ी झालावाड़ से जो है वो इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या था इसका, ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों कुओं के जल स्तर में सुधार करना। कहने का मतलब जो तालाब बने हुए थे पुराने टाइम के अंदर, जो तालाब बने हुए थे उनके अंदर पानी डालो, जो कुएं हैं उनके अंदर अगर पानी सूख गया है तो उनका जो जल स्तर है वो बढ़ाओ ताकि कुएं के अंदर जो है वो पानी आ सके, वो करना। चारागाह जो गोचर भूमियां हैं उनका विस्तार करना, जो कृषि उत्पादकता है उसके अंदर वृद्धि करना। वर्ष 2024-25 में इसे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है 2.0 के रूप में जो है वो आगे बढ़ाया गया। केंद्र वाली तो कौन सी है, 2016 को जो है वो शुरुआत की गई थी वो। फिर इसको जो है वो दूसरा नाम दे दिया गया, क्या नाम, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। अब लक्ष्य क्या है, 4 वर्षों के अंदर 20,000 गांवों में 5 लाख जल संरचनाएं जो है वो निर्मित की जाएंगी और इसके लिए 11,200 करोड़ का जो है वो बजट रखा गया है। फिर पहले चरण के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पहले चरण के अंदर हम, ये तो हो गया ओवरऑल जो हमारे को कुल चीज़ें करनी है। फिर हम इसका पहला चरण चलाते हैं और पहले चरण के अंदर राज्य के 349 ग्राम समितियों के अंदर, पंचायत समितियों के अंदर जो है वो 5135 गाँवों को जो है वो शामिल किया गया है। और ये जो 11,200 करोड़ है इसमें से 3500 करोड़ जो है वो इस चरण के अंदर लगाए जाएंगे। भूजल स्तर में वृद्धि, ग्रामीण पेयजल उपलब्धता में सुधार करना, हरित आवरण का विकास करना। तो आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि शुरुआत कब की गई थी, 2016 के अंदर की गई थी। और कहाँ से की गई थी, गर्दनखेड़ी झालावाड़ से जो है वो इसकी शुरुआत की गई थी। और आपको बाकी चीज़ें तो पता ही है कि भाई कृषि का उत्पादन बढ़ाएंगे, जो तालाब हैं उनके अंदर जल स्तर को बढ़ाएंगे, कुओं के अंदर जल स्तर को बढ़ाएंगे, ये सब चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। और फिर एक ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 2024-25 को जो है ये जो योजना चल रही थी पहले, जल स्वावलंबन योजना, इसको जो है वो दूसरा नाम दे दिया गया मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। फिर देखो 2019 के अंदर क्या हुआ, जो पहले हमारे पास 2 विभाग चल रहे थे उन दोनों को मिलाकर और हमने जो है वो एक ही बना दिया, जल शक्ति, एक जो है हमने एक ही मंत्रालय बना दिया। वो कौन सा, जल शक्ति मंत्रालय। पहले अलग अलग थे, नदियों के लिए अलग, ये सब
इन दोनों को मिलाकर और हमने क्या बना दिया, सिंगल बना दिया, जल शक्ति मंत्रालय। अब 2019 के अंदर जब हमने ये जल शक्ति मंत्रालय बनाया तो 2019 के अंदर ही हमने एक अभियान भी शुरू कर दिया, जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान, तो आपको याद रखना है जल शक्ति अभियान कब शुरू किया गया था, 2019 के अंदर, जब जल शक्ति मंत्रालय की जो है वो गठन किया गया था। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जल शक्ति जो मंत्रालय है उसका गठन कब किया गया, 2019 के अंदर। जल शक्ति अभियान जो है वो कब चलाया गया, 2019 के अंदर। और साथ के साथ JJM भी याद रख लेना, अभी आगे पढ़ाते हैं आपको। जल शक्ति अभियान, कैच द रेन। कैच द रेन मतलब जो रेन है उसको कैच करो, पकड़ो। तो जल शक्ति अभियान, तो आपको जल शक्ति जो मंत्रालय मैंने आपको बताया 2019 के अंदर, उससे याद रखना है कब शुरू की गई थी, 2019 के अंदर। कब, 1 जुलाई 2019 के अंदर। इसका क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। फोकस क्षेत्र जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन तथा बोरवेलों का पुनर्भरण एवं पुनः उपयोग, जलागम वाटरशेड जो होते हैं, विकास तथा व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण करना। तो आपको एक ही मुख्य चीज कौन सी याद रखनी है, जल शक्ति अभियान कब चलाया गया, 2019 के अंदर। कब, जब जल शक्ति जो मंत्रालय है वो बना था। तो जल शक्ति मंत्रालय कब बना था, 2019 के अंदर। और जब ये बना था तब एक हमने और चला दिया, JJM, जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन भी हमने कब शुरू किया, 2019 के अंदर। तो 2019 के अंदर हमने क्या क्या किया, देखो दोबारा देखो, ऐसे ही याद होंगी चीजें। 2019 के अंदर हमने क्या किया, जल शक्ति मंत्रालय बना दिया। और जल शक्ति मंत्रालय बनाया जब हमने अभियान भी चला दिया, जल शक्ति अभियान। और एक और चला दिया, JJM, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, इसके तहत हमने क्या बोला भाई, प्रत्येक जो घर है उसको हम क्या कर देंगे, नल से जोड़ देंगे। और प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो 55 लीटर पानी जो है वो उपलब्ध करवाएंगे। फिर है राजीव गांधी जल संचय योजना। ये भी 2019 के अंदर, 20 अगस्त 2019 के अंदर जो है वो शुरू की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, वर्षा जल का संचयन करना, भूजल स्तर में सुधार करना, कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में वृद्धि करना। और प्रथम चरण जो है कब चलाया गया, 2019 के अंदर। द्वितीय चरण जो है वो मार्च 2023 के अंदर। फिर देखो अभी जिसकी मैंने अभी बात की थी, जल जीवन मिशन, इसको शॉर्ट के अंदर JJM भी बोला जाता है, जल जीवन मिशन। कब शुरू किया गया, 2019 के अंदर। तो 2019 के अंदर क्या क्या हुआ, जल शक्ति मंत्रालय बना, जल शक्ति अभियान चला और जल जीवन मिशन ये चला। और राजीव गांधी जो जल संचयन योजना है वो भी इसी टाइम चली, 2019 के अंदर चली। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन 2019 से इसको स्टार्ट किया गया और वर्तमान के अंदर इसको जो है वो 2028 तक बढ़ा दिया गया। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है JJM, जल जीवन मिशन। कब शुरू किया गया, 2019 के अंदर, और 2028 तक जो है वो इसको बढ़ा दिया गया। अब जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, नाम क्या है इसका, JJM। तो J और J दोनों आधा आधा है ना, तो इसका मतलब 50%। अगर इसको माने तो इसको 50% और मानना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, ये भागीदारी बता रहा हूँ मैं, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की भागीदारी कितनी है JJM के अंदर, जल जीवन मिशन के अंदर। राज्य सरकार है उसकी और केंद्र सरकार है उसकी भागीदारी कितनी है, 50-50% है। देखो 2019 के अंदर शुरू किया गया, 2028 तक इसको जो है बढ़ा दिया गया। मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 तक जो है वो नल उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कहने का मतलब उनको जो है वो नल कनेक्शन दे दिया जाएगा। और उसके बाद जो है वो प्रति व्यक्ति 55 लीटर जो है वो जल आपको उस नल के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो 2024 तक तो जो है हम हर घर को
नल से जोड़ देंगे और फिर उसके अंदर जो है वो 55 लीटर प्रति व्यक्ति जो है वो जल उपलब्ध करवाएंगे। फिर साझेदारी की बात करें तो मैंने बताया JJM, तो J और J दोनों बराबर ही हैं, तो 50% ये 50% ये। तो देखो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योगदान है वो कितना है, 50-50 है। और अगर पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, ये वाले जो राज्य हैं, तो फिर इसके अंदर होगा 90-10, यानी कि 90% तो केंद्र सरकार देगी, 10% जो है वो इन राज्यों को देना पड़ेगा। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश हैं तो वो तो केंद्र शासित प्रदेश कौन से होते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से जो है वो केंद्र सरकार के कंट्रोल में होते हैं, तो वहाँ पर तो 100% इन्हीं को देना पड़ेगा। तो फिर ये जो है 100% किसको देना पड़ता है, केंद्र सरकार को देना पड़ता है। फिर है अटल भूजल योजना। देखो नाम क्या बोल रहा है, अटल भूजल योजना। अटल मतलब अटल रहना है, किसको अटल रहना है, जो हमारा भूजल स्तर है उसको। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा भूजल स्तर है उसको कम नहीं होने देना है, अटल रखना है, उसको स्थिर रखना है, कम नहीं होने देना है। तो इसका नाम क्या है, अटल भूजल योजना। कहने का मतलब जो भूमि के अंदर जो जल है उसके स्तर को कम नहीं होने देना, उसको अटल रखना है। शुरुआत कब हुई, 2020 के अंदर। यह योजना भारत सरकार और विश्व बैंक, किस किस के द्वारा, भारत और वर्ल्ड बैंक, इनके द्वारा, और दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 50-50। संयुक्त जो है वो वित्त पोषित है। नोडल एजेंसी कौन सी है, भूजल विभाग। अवधि क्या है, 2020 से 21 और 24 से 25, 5 वर्षों तक। क्रियान्वयन, यह योजना 7 राज्यों के अंदर जो है वो चल रही है। 7 राज्य कौन कौन से हैं, तो 7 राज्यों के अंदर राजस्थान है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। तो देखो हरियाणा है, गुजरात है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, यूपी है और MP है। तो ये 7 राज्य हैं जिनके अंदर जो है वो अटल भूजल योजना चल रही है, जिसके अंदर सहयोग किसका है, वर्ल्ड बैंक का है, और कितना है, 50%। और 50% जो है वो भारत सरकार देती है। और कब शुरू हुआ था, 2020 के अंदर ये शुरू हुआ था। राजस्थान में यह योजना 17 जिलों के अंदर और 38 पंचायत समितियों के अंदर चल रही है। और इसका काम क्या है, अगर आपसे जो पूछ लिया जाए, ऑप्शन ही ये दे दे कि भाई जो है वो क्या काम करेगी, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अटल भूजल योजना। कहने का मतलब जो भूमि के अंदर जो जल है, भूजल स्तर जो है उसको कम नहीं होने देना है। तो देखो उद्देश्य क्या है इसका, जन भागीदारी के माध्यम से भूजल स्तर में निरंतर जो कमी हो रही है उसको नियंत्रित करना, उसको उसमें कमी करना, कि भाई भूमि के जल जो स्तर जो कम हो रहा है उसको नहीं होने देंगे, उसको जो है वो अटल रखेंगे। फिर है मिशन अमृत सरोवर। देखो मिशन अमृत सरोवर आप एक शब्द से याद रखना, मिशन अमृत सरोवर, इससे याद रखना आप, अमृत से। अमृत से कैसे याद रखेंगे, अमृत से कैसे याद रखेंगे, हमने जो बनाया था अमृत महोत्सव, ये क्यों बनाया था हमने, जब हमारी स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूरे हो गए थे, तब हमने एक जो है वो पर्व बनाया था, कौन सा, अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव कब बनाया था, तो देखो हम कब आज़ाद हुए, 1947 के अंदर, और ये 75 साल पूरे हो गए, तो ये कितना हो गया, 2022 के अंदर। तो इसका मतलब ये वाली जो योजना है ये कब चलाई गई होगी, मिशन अमृत सरोवर कब चलाई गई होगी, 2022 के अंदर चलाई गई थी। तो कैसे याद रखेंगे, मिशन अमृत सरोवर। तो जो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव हमने बनाया था जब आज़ादी को 75 साल हो गए थे, तो इसका मतलब 2022 के अंदर। तो आपसे ये भी पूछा जाए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कब बनाया गया, 2022 के अंदर बनाया गया। और इस समय जो है हमने ये चलाया मिशन अमृत सरोवर। तो देखो मिशन अमृत सरोवर कब चलाया गया, 24 अप्रैल 2022 को। उद्देश्य, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर जो है यानी कि तालाब जो है वो बनाए जाएंगे।
जब 75 साल पूरे हुए, हमने ये जो है अमृत महोत्सव कब बनाया, जब 75 वर्ष पूरे हो गए, यानी कि 2022 के अंदर, और 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो हमने ये बताया कि भाई प्रत्येक जो जिला है उसके अंदर 75 तालाब हम बना देंगे। 75 साल पूरे हुए हैं तो प्रत्येक जिले के अंदर हम 75 तालाब जो है वो बना देंगे, और इसी को क्या बोला जाता है, मिशन अमृत सरोवर। तो ये हमारी योजनाएं पूरी होती है। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान की राज्य जल नीति, जो कि 2010 के अंदर आई थी। ये नीति जो है वो एग्जैक्ट की बात करें तो कब आई थी, 18 फरवरी 2010 को आई थी। इसके अंदर क्या बताया गया है कि हम जो पानी के अंदर जो प्राथमिकता देंगे वो किस किस को देंगे। सबसे पहले तो इसके अंदर बोला कि हम पेयजल के लिए देंगे। पेयजल मतलब पीने के लिए, लेकिन पीने के लिए किसको, दो हो सकते, मनुष्य भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है, तो बोले मनुष्य को। सबसे पहले जो है हम प्राथमिकता अगर देनी हो कि भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर हमारे को पानी देना हो तो हम किसके लिए देंगे, मानव के लिए, पेयजल के लिए उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम पेयजल के लिए तो देंगे, लेकिन अब जो है अब नंबर किसका आएगा, पशुओं का। तो दूसरे नंबर पर जो प्राथमिकता देंगे वो किसको, पशु पेयजल को। ठीक है, फिर दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो हम घर के अंदर काम में ले ले जल, और एक घर के बाहर काम में ले ले। घर के अंदर मतलब जो घरेलू कार्य होते हैं उनके अंदर काम में ले ले, और घर के बाहर मतलब कृषि वगैरह काम के लिए। तो पहले हम घर के अंदर वाले कामों को, यानी कि घरेलू कामों को जो है वो प्राथमिकता देंगे। उसके बाद अंत के अंदर जो है हम कृषि कार्यों के लिए जल उपलब्ध करवाएंगे। तो अगर हमारे को प्राथमिकता सेट करनी हो तो वो प्राथमिकता जो है वो किसके अंदर बताई गई है, राजस्थान राज्य जल नीति, जो कि 2010 के अंदर आई थी, 18 फरवरी 2010 के अंदर आई थी। उसके अंदर ये प्राथमिकता बताई गई है कि भाई सबसे पहले प्राथमिकता किसको देनी है, मानव के लिए पेयजल को, यानी कि मनुष्य को पीने के लिए जल उपलब्ध के लिए। उसके बाद पशुओं को पेयजल, यानी कि पशुओं के पीने के लिए। उसके बाद घरेलू कार्यों के लिए। उसके बाद जो है वो कृषि कार्यों के लिए जल उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। तो ये सीक्वेंस भी आपसे पूछी जा सकती है, तो ये भी आप माइंड के अंदर थोड़ा सा याद रख लेंगे। फिर एक्ट्स अगर हम थोड़ा सा आइडिया लेना चाहें तो देखो, पॉल्यूशन दो प्रकार के हम पढ़ सकते हैं, एक तो एयर पॉल्यूशन। अब चूंकि हम वाटर पढ़ रहे हैं तो दूसरा कौन सा, वाटर पॉल्यूशन। इनके लिए जो है हमने अलग से एक्ट बना रखा है। एयर पॉल्यूशन में यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम 1972 के अंदर पढ़ते हैं कि भाई वन्य जीव संरक्षण से संबंधित जो है हमने कानून बनाना शुरू किया। इसका मतलब ये है कि हम जो है वो पर्यावरण के बारे में थोड़ी बहुत अब चिंता करने लग गए। अब ए का मतलब एक जो है वो एक कब आएगा, अब 1972 के बाद 1981 के अंदर आएगा। तो ये एयर पॉल्यूशन हमने बनाया, एयर पॉल्यूशन जो एक्ट है ये हमने बनाया 1981 के अंदर। और ये जो वाटर पॉल्यूशन वाला जो है ये हमने बनाया 1974 के अंदर। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आइडिया रखना कि वाटर पॉल्यूशन जो एक्ट है ये कब बना, 1974 के अंदर। एयर पॉल्यूशन जो एक्ट है ये कब बना, 1981 के अंदर। बस एक थोड़ा सा आइडिया जो है वो आप रख लेना। अगर जैसे मान लो मेंस के अंदर जब आप आंसर लिखेंगे तो आप इनको जो है वो कोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हम जो है वो पर्यावरण के प्रति शुरुआत से ही जो है वो काम कर रहे थे। अब हम देख लेते हैं भूजल स्थिति आकलन। एक रिपोर्ट है हमारे पास कि हमारे जो भूजल जो स्तर है वो कितना क्या है राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर जो है वो 302 हैं वो पंचायत समिति जो है वो मानी गई है। अब इनके अंदर जो है वो अति दोहित क्षेत्र कितने हैं, 302 क्षेत्रों के अंदर हमने ये कैलकुलेट किया है 2023 के अंदर। 2000 ये वाला तो चाहे नहीं याद करें तो कोई बात नहीं, लेकिन अति दोहित क्षेत्र क्या होते हैं, जहां पर 100% से भी ज़्यादा पानी जो है हम यूज़ कर रहे हैं। कहने का मतलब जितना पानी ज़मीन के अंदर जा रहा है वर्षा के द्वारा, या फिर जो ज़मीन सोखती है पानी उसके द्वारा ज़मीन के अंदर जा रहा है, उससे भी ज़्यादा पानी अगर हम उससे निकाल रहे हैं तो इसे बोलते हैं अति दोहित क्षेत्र, यानी कि 100% से भी ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं। ऐसे क्षेत्र हैं 239। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है वो ये वाले ही हैं, अति दोहित क्षेत्र, यानी कि जितना पानी
ज़मीन के अंदर जा रहा है उससे ज़्यादा पानी जो है हम निकाल रहे हैं। फिर है क्रिटिकल क्षेत्र। क्रिटिकल क्षेत्र क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पानी जो है वो 90 से 100% जो है हम निकाल रहे हैं, 90 से 100%, यानी कि लगभग जितना पानी हम डाल रहे हैं उतना का उतना पानी हम निकाल रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्र हैं 23। तो देखो ये 239 है, ये 9 हटा दो, कितना बचा? 23। फिर अर्ध क्रिटिकल। अर्ध क्रिटिकल का मतलब क्रिटिकल तो है लेकिन आधा है, उससे थोड़ा कम है, यानी कि लगभग यहाँ पर 70 से 90% तक पानी जो है हम यूज़ कर रहे हैं। यानी कि जितना पानी डाल रहे हैं, मान लो 100 लीटर डाला हमने, तो 100 लीटर में से या तो 70 लीटर से लेकर 90 लीटर तक तो हम वापस निकाल लेंगे और बाकी जो है हम उसके अंदर ही रहने देंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये ऐसी स्थिति है जहाँ पर हम थोड़ा बहुत पानी स्टोर कर रहे हैं। तो 70 से 90% जो है हम इसका दोहन कर रहे हैं। तो ऐसी है, इससे थोड़ा बहुत जो है वो पानी रहने दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उससे थोड़ा सा कम कर दो, 22। यहाँ पर 23 था, यहाँ पे 22 हो गया। तो 2023 के अंदर आई, तो 2023 का मतलब यहाँ 9 लगा दो, फिर 9 हटा के फिर यहाँ 23 कर दो, फिर उससे थोड़ा सा कम जो है वो 22 कर दो। फिर सुरक्षित क्षेत्र। सुरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हम जो है वो 70% से भी कम पानी यूज़ कर रहे हैं। यानी कि हमने 100 लीटर डाला तो हम 70 लीटर से भी कम पानी जो है वो यूज़ कर रहे हैं, वापस निकाल रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्र जो है हमारे पास कितने हैं? 38 हैं। और लवणीय क्षेत्र है वो कितने हैं? 3। इस तरीके से टोटल क्षेत्र जो है, ये रिपोर्ट जो है वो कितने क्षेत्रों के लिए है? 302 क्षेत्रों के लिए जो है ये रिपोर्ट जो है वो निकाली गई है। फिर अब प्री के हिसाब से जो है वो 2-3 क्वेश्चन और बन सकते हैं। एक तो क्या बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस जो है वो कब बनाया गया था और 2026 के अंदर उसकी थीम क्या थी, ये क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो 2026 पहले तो अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बनाया जाता है। 22 मार्च को जो है वो बनाया जाता है। और 2026 के अंदर अगर इसकी थीम पूछ ली जाए, भाई इसकी थीम क्या थी, तो आपको याद रखना है वाटर एंड जेंडर। वाटर एंड जेंडर, वाटर एंड जेंडर। और अगर स्लोगन पूछ लिया जाए तो भाई स्लोगन बताओ, ये तो है थीम। स्लोगन पूछ लिया जाए तो जैसे जेंडर की बात आ गई, इसका मतलब इक्वलिटी की बात करेंगे। तो स्लोगन था वेयर वाटर फ्लोज इक्वलिटी ग्रोज। वेयर वाटर फ्लोज इक्वलिटी ग्रोज। तो ये क्या था? स्लोगन। थीम याद रखना वाटर एंड जेंडर, और जेंडर से संबंधित है वेयर वाटर फ्लोज, जहां पर पानी बहता है, इक्वलिटी ग्रोज, वहीं पर जो है वो समानता ग्रो करती है। और कब बनाया जाता है? 22 मार्च को जो है ये बनाया जाता है। देखो 3 दिवस आप एक ट्रिक से याद रखेंगे, वो क्या है? देखो ये हमारा धरातल है, यहाँ पर ज़मीन के नीचे पानी पाया जाता है, ये तो मनाया जाता है 22 मार्च को धरातल पर, यानी कि पृथ्वी। तो पृथ्वी दिवस बनाया जाता है। मार्च के बाद में अप्रैल, तो अप्रैल तो ऐसे भी याद रखना, अप्रैल के अंदर जो है प्र मतलब पृथ्वी। तो पृथ्वी दिवस जो है कौन से महीने के अंदर आता है? अप्रैल के अंदर आती है। और बायोडाइवर्सिटी जो होता है वो कब मनाया जाता है? मार्च, अप्रैल और मई। तो 22 मई को जो है वो बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो मनाया जाता है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, मार्च, अप्रैल और मई। और अप्रैल के अंदर देखो प्रेल पृथ्वी, तो ये पृथ्वी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 22 मई को बनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस। 22 मई को बायोडाइवर्सिटी दिवस। और थीम क्या थी? थीम थी हमारी वाटर एंड जेंडर। और अगर इसकी स्लोगन की बात करें तो वेयर वाटर फ्लोज इक्वलिटी ग्रोज, ये इसकी स्लोगन था। तो उम्मीद है आपको जो है वो क्लास समझ में आई होगी। ये टॉपिक यहाँ पे पूरा होता है, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। बने रहे वो रूम के RAS के प्लेटफॉर्म के साथ। और अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे जो नोट्स हैं वो पढ़ते रहिए। कहीं पे डाउट आता है, कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो नंबर हैं ये वाले,
इस पर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं नोट्स वगैरह के लिए, या फिर जो वो टेलीग्राम चैनल है वॉर रूम का वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।